हमेशा से हम ये देखते आए हैं कि चीजें जो है वो नीचे की तरफ गिरती है, वो जमीन की तरफ गिरती है। जैसे जब बारिश होती है तो पानी की बूंदें ये नीचे की तरफ गिरती है और यही सारे बूंदे एक साथ मिलके वो नदी में जाके समा जाता है और नदी नीचे की तरफ बहते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है। हम देखते हैं पानी ऊपर से नीचे गिरता है। उसी तरह से अगर मैं यहां से इस टहनी के इस पार्ट को अगर मैं काट देता हूं तो ये आम जो है ये नीचे गिर जाता है। ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है बल्कि नीचे की तरफ ही हमेशा जाता है। हाँ, ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कि हम देखते हैं कि चीजें जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, जैसे कि धुआं, गैस बलून। लेकिन फंडामेंटल लेवल पे अगर आप देखें तो चीजें वही हो रही है जो कि पिछले केसेस में हो रहे थे। यहां पर क्या होता है कि इस स्मोक के केस में, इस धुआं के केस में होता यह है कि अगल बगल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है, तो वो भी नीचे आना चाहता है और यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स है, इस धुआं के जो भी मॉलिक्यूल्स है वो भी नीचे आना चाहता है। तो सब नीचे आना चाहते हैं, पर ये जो है अगल बगल का जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा भारी होने के कारण, या फिर कहे वो ज्यादा मैसिव होता है, तो ज्यादा मैसिव होने के कारण उसका जो टेंडेंसी होता है नीचे की तरफ आने का और इसका जो टेंडेंसी होता है नीचे की तरफ आने का, उसमें डिफरेंस होता है। तो ये जो है अगल बगल का जो हवा है या फिर कहे एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसे सब्स्टिट्यूट कर देता है इस धुएं को, और ये जो धुआं है ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। फंडामेंटल लेवल पे देखें तो वही बात है, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो नीचे की तरफ आना चाहते हैं। किसी के पास वो टेंडेंसी ज्यादा है, किसी के पास कम है, तो जिसके पास ज्यादा है उसने कम वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहां भी वही हो रहा है। इस केस में भी यहां अगल बगल का जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे इस रीजन में जो भी स्पेस है उसे ऑक्यूपाई करना चाहता है, क्योंकि यहां जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली कम मैसिव है। यहां इस बलून के अंदर जो गैस है उसका जो डेंसिटी होता है इस आसपास में, इस रीजन में, इसके चारों तरफ जो एयर है उसके डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए ये जो गैस है अंदर का वो सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है और वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। सो फंडामेंटल लेवल पे चीजें हमेशा नीचे की तरफ आने का कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मास के एक बेसिक प्रॉपर्टी के कारण होता है। वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, चलिए दो मास कंसीडर कर लेते हैं, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इनमें एक्ट करेगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे खींचेगा दूसरा वाला ऑब्जेक्ट और इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को खींचेगा ये पहला वाला ऑब्जेक्ट। ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ मास के कारण पैदा होता है। जब इस फोर्स को स्टडी किया गया तो ये पाया गया, मान ले कि यहां पर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F, तो इसका भी मैग्नीट्यूड F ही होगा। ये ऑब्जेक्ट, पहला वाला ऑब्जेक्ट दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को जिस मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, ये दूसरा वाला भी पहले वाले को उसी मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो जब इस फोर्स को स्टडी किया गया तो ये पाया गया ये फोर्स ये बराबर होता है पहले ऑब्जेक्ट का जो मास है, चलिए उसे m1 मान लेते हैं, तो ये जो मास है ये m1 है। दूसरा ऑब्जेक्ट का जो मास है इसे m2 मान लेते हैं, तो ये जो फोर्स है ये बराबर है m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर और भी एक टर्म है, उस टर्म के बारे में बाद में बात कर रहे हैं। तो फिलहाल तो देखिए ये r, ये है डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो कहां से कहां तक का डिस्टेंस? क्या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस या फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस? नहीं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के केस में दोनों के जो सेंटर है उन सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया वो डिस्टेंस r। अब देखते हैं जो टर्म यहां पर मिसिंग था, वो टर्म था यहां एक कांस्टेंट जिसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है और इसे हम g से डिनोट करते हैं। तो ये g क्या है? ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये है 6.674 इंटू 10⁻⁻11। ये तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू है। अब इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट लिख लेते हैं। ये सारा जो है ये एसआई सिस्टम में जब कंसीडर किया जाता है दोनों मासेस को और इस डिस्टेंस को, तब जाके ये कांस्टेंट बनता है। तो इसका जब यूनिट हम पता करेंगे तो यहां पर m1 का यूनिट किलोग्राम होगा, m2 का यूनिट किलोग्राम होगा और r का यूनिट मीटर होगा। तो उसी हिसाब से इसका जो यूनिट होगा वो भी फिक्स्ड होगा। तो यहां f का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो आप अगर पता लगाएं तो आप ये पाएंगे कि इसका जो यूनिट होना है वो होना है न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर किलोग्राम स्क्वायर्ड। तो ये हो गया इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू। और इस लॉ को कहा जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये बताता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मासेस हैं, तो उन दोनों के बीच एक फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इतना होगा। लेकिन शुरुआत में हमने जो बात किया है उसके साथ इसका रिलेशन क्या है? तो इसे समझने के लिए आप कंसीडर करें ये है अर्थ, धरती, और यहां पर कहीं मान ले कि मैं खड़ा हूं, तो यहां कहीं पर पैसिफिक ओशन के ऊपर कहीं आइलैंड में मैं खड़ा हूं। तो अब क्या है कि देखिए मेरे पास मास है और इस अर्थ के पास भी मास है। तो चूंकि दोनों के पास मास है तो हम दोनों के बीच एक्ट करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे कि यहां अर्थ के सेंटर को कंसीडर करें और मेरे सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करें, दोनों के बीच अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स जो है वो एक्ट करेगा। तो चूंकि ये फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव नेचर का है, तो अगर मैं कहीं ऊंचे बिल्डिंग में खड़ा रहता हूं और यहां से मैं छलांग लगा देता हूं तो मैं ऊपर की तरफ नहीं जाता हूं बल्कि मैं नीचे की तरफ गिरता हूं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक्ट करता है मेरे और धरती के बीच में। ये हर एक ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है कि उसके पास मास है हर एक ऑब्जेक्ट के पास, तो इसीलिए जो चीजें हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं। यहां पर मजेदार बात यह है कि अगर मान ले कि ये जो फोर्स मुझे जो धरती खींच रही है, फोर्स अगर इसका मैग्नीट्यूड F हुआ, तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि इस ऑब्जेक्ट को अगर ये ऑब्जेक्ट F फोर्स से खींचेगा तो इसे भी ये दूसरा वाला या पहला वाला जो है वो F फोर्स से ही खींचेगा। तो इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा सेम। अब मेरा जो मास है वो 78 किलोग्राम है। तो ये जो धरती है रफली मुझे जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो है, रफली हम कह सकते हैं वो है 780 न्यूटन। मैं मान रहा हूं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है। सो रफली मैं ये कह सकता हूं 780 न्यूटन फोर्स से मुझे धरती नीचे की तरफ खींच रही है। तो अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है तो अर्थ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है अभी वो भी तो 780 न्यूटन होगा। तो मैं भी तो धरती को 780 न्यूटन से खींच रहा हूं मेरे तरफ। तो जब हम किसी जगह से कूद जाते हैं नीचे तो हम धरती की तरफ क्यों आगे बढ़ते हैं? हम एक्सीलरेटेड होते हैं धरती की तरफ। धरती क्यों नहीं हमारे तरफ आती है? हम भी तो उसी फोर्स से उसे खींच रहे हैं, 780 न्यूटन एंड 780 न्यूटन। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि फोर्स तो चलिए दोनों सेम है, लेकिन मास जो है धरती का, ये अगर कैपिटल M है और ये अगर स्मॉल m है मेरा मास, तो ये जो धरती का मास है ये बहुत 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 ज्यादा होता है अगर कंपेयर किया जाए मेरे मास के साथ या किसी भी जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स है इस धरती पे उसके मास के साथ।
और हमें पता है जो एक्सीलरेशन होता है, ये एक्सीलरेशन ये होता है उस पे एक्ट किया गया फोर्स डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का मास। ये जो ऑब्जेक्ट है, मान ले मैं जो नीचे गिरूंगा वो किस एक्सीलरेशन से गिरूंगा मैं, वो डिसाइडेड होगा इस फॉर्मूले से। मेरा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू मुझ पे लगा हुआ फोर्स डिवाइडेड बाय मेरा मास। और ये अगर मेरा एक्सेलरेशन हुआ और ये अगर धरती का एक्सेलरेशन हुआ F डिवाइडेड बाय m, तो ये इतना बड़ा है कि ये जो वैल्यू आएगा एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, ये नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, बहुत 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 छोटा होगा ये। सो इसे हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे कंसीडर भी नहीं करते हैं। तो ये तो था ग्रेविटेशन का फंडामेंटल्स। आगे के वीडियोस में हम तरह तरह की चीज़ों पे बात करेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड, जैसे कि अगर धरती के अंदर हम जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है। साथ ही साथ जब हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी